जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक के लिए जो फुल रिवीजन क्लास चल रही है ये आपके लिए। और इसमें हम बहुत जो कि सिलेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेकर आए हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और इसका पहला सेट हमने कंप्लीट कर दिया है और आज हमारा इसका सेकंड सेट प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो अभी तक अगर आपने इसका फर्स्ट सेट नहीं देखा है तो प्लीज़ सभी लोग जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और इसका पहला सेट आप देख सकते हैं। ये इस प्रैक्टिस का सेकंड सेट चल रहा है और इसमें अब ये जो क्लासेस हैं आपके, जो जैसे कि अंतिम 9 दिन बचे हैं, अब फिर इसके बाद रोज़ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके, और रोज़ आपका बस रिवीजन क्लास चल रही है। जिन्होंने अभी तक भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर वो इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स को भी देखेंगे तो भी उनके आपको 155 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में ठीक होने होंगे। आप देख लीजिएगा। और बस आपको क्या करना है, अब हम जो रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप उन क्लासों को बिल्कुल भी मत छोड़िए, हर एक क्लास को बहुत अच्छे से देखिए। और इसके अलावा जो अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हमारी बहुत सारी क्लासेस डली हैं, आप उनको भी अगर स्पीड तेज करके देखेंगे तो आप वहाँ से भी आप अपने बहुत सारे आंसर्स ठीक कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप ये प्रैक्टिस सेट लगाइए, रोज़ की क्लास के आपके पूरे अंक आने के चांसेस हैं। बस आप ईमानदारी के साथ पूरा क्लास को एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए, लगाइए और क्लास को देखते हैं, मतलब कि हर एक रोज़ की जो प्रैक्टिस सेट है उनको देखते रहिए। इसके अलावा आपको जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आपको है ना क्या कहते हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस की रोज़ क्लास चलती है। इसके अलावा आप वो भी देख सकते हैं। और ये जो हमारी पीडीएफ, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और ये जो क्लासेस हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर और इन क्लासों को पूरा स्पीड तेज करके आप देख सकते हैं। और स्पीड तेज करके आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को लगाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में पूरी क्लास देखने के बाद 175 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आपके क्या होंगे, ठीक होंगे। और ये पास होने के लिए बहुत सारे मार्क्स हैं। तो बस आपने अभी तक भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आप इन क्लासों को ज़रूर देखिए। बस सिर्फ आप क्या करिएगा, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग क्लास शेयर नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और क्लास को पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी लोग जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात होती है। प्लीज़ सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी लोग क्लास को बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, बस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर आएँ। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको बिल्कुल आप रोज़ एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और बस आप इनको लगाइए और अपने 175 मार्क्स को कम प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने, आई होप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और आपकी ये जैसे कि थंबनेल पे लिखा ही है कि ये रिवीजन क्लास है, तो जल्दी जल्दी स्पीड में आपको देखने को मिलेगी। और अंतिम 9 दिन में आपका अच्छा एग्ज़ाम हो, इसके लिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाकर आपकी तैयारी करवाएंगे। तो चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोगों ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमने लास्ट क्लास में आपको 66 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए थे। 1 सेकेंड रुकिए। आपको हमने लास्ट क्लास में 66 क्वेश्चन करा दिए थे, उसी के आगे अब हम ये क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिन्होंने ये फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट है वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर देखिएगा और उसी के आगे की क्लास ये है। तो चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग क्लास को बस शेयर एक बार कर दीजिएगा और ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। चले,
चलिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग आंसर देंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया को गति कौन प्रभावित करता है। जो रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या प्रतिक्रिया होती है, उसमें गति को कौन प्रभावित करता है। तो तापमान करता है, दबाव करता है, घनत्व करता है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तापमान करता है। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है तो उसकी गति को कौन प्रभावित करेगा, तो उसकी गति को तापमान प्रभावित करता है। क्या करता है, तापमान प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी का नाम बताइए। मस्तिष्क से संबंधित कौन सी बीमारी है। पार्किंसन बीमारी है, मस्तिष्क घात बीमारी है, मेमोरी लॉस है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी का नाम बताइए। तो देखिए इसमें मस्तिष्क से संबंधित एक जो बीमारी है वो कौन सी है, तो उस बीमारी का नाम क्या है, तो मेमोरी लॉस है ना। ये किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। मेमोरी लॉस जो है ये किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए वो भी हमने लिए हैं, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग इनके आंसर ज़रूर लिखेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। क्लास ख़त्म जब हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। बस क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे, है ना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोटोजुआ से कौन सा रोग है। इसमें से कौन सा रोग है जो कि प्रोटोजुआ से होता है, तो गोठा, मलेरिया, धान रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो रोग मलेरिया है ये एक प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है, और ये किससे होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से ये रोग होता है। तो आप इसको भी याद रखें, ठीक है। तो एक सेकेंड, मच्छर से होता है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। बताइए इनमें से कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता करेगा। ये पटवारी सहायक जो 2018 का क्वेश्चन है। बताइए इसमें से कौन सा है, विटामिन ए है, या विटामिन डी है, विटामिन के है, या फिर विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन ए जो होता है ये क्या करता है, तो जो आँखों से संबंधित मतलब रतौंधी रोग होता है, तो ये देखने से संबंधित, दृष्टि से संबंधित यहाँ पर रोग उत्पन्न करता है ना। ये क्या करेगा, रतौंधी रोग उत्पन्न करेगा। विटामिन डी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स हो जाता है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। रिकेट्स को क्या कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है। विटामिन सी से क्या हो जाता है, तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आना, है ना, इस टाइप की रहेगा। तो विटामिन के जो रहेगा ये क्या रहेगा, विटामिन के जो रहेगा रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तो विटामिन के जो है वो क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए मानव के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी होता है, घेंगा होता है, रिकेट्स होता है, या फिर स्कर्वी होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी तो किससे होता है, विटामिन, चलिए विटामिन बी से क्या कौन सा होता है, विटामिन बी से होता है, B1 से होता है बेरी, ठीक है। विटामिन B1 से क्या होता है, तो विटामिन B1 से क्या होगा, बेरी होता है, ठीक है। वहीं पर अगर रिकेट्स देखें तो ये किससे होता है, तो विटामिन, ये किससे होता है, तो ये होता है रिकेट्स विटामिन डी से होता है। स्कर्वी किससे होता है, तो विटामिन सी से होता है। फिर बचा क्या, घेंगा। तो जो घेंगा रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है, तो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
राइट आंसर हो जाएगा घेंगा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में अस्थि को मजबूत करता है? बताइए, अस्थियों को कौन सा विटामिन जो है मजबूत करता है? ठीक है, अस्थि मतलब कि क्या बोन्स के बारे में बोल रहा है, हड्डी के बारे में बोल रहा है कि हमारी अस्थियों को कौन मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो विटामिन डी जो रहता है वो किससे संबंधित होता है? हमारे सनलाइट से मिलता है, और ये जो होता है ये क्या करता है? तो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। तो क्या किस में सहायक होता है? विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? बताइए, इनमें से कौन सा एक जो है संचारी रोग है, मतलब एक से दूसरे में फैल जाता है? तो 6 मतलब कि टीबी या मधुमेह डायबिटीज़ फैलता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि उच्च रक्तचाप फैलता है, या क्वासियोरकर फैलता है? बताइए कि क्या फैलता है? संचारी रोग कौन सा होता है? क्वासियोरकर जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से, है ना। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर रोग हो जाता है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन के कारण क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन के कारण मधुमेह होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 रोग। मतलब टीबी जो होता है एक कैसा होता है? संचारी रोग होता है ना। टीबी एक क्या है? एक संचारी रोग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 रोग हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोग वाहक क्या कहलाते हैं? बताइए, रोग वाहक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। जो रोग उत्पन्न मतलब कि रोग एक जगह से दूसरी जगह में फैलाते हैं उनको क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, रोगजनक बोलेंगे, जलाशय बोलेंगे, या फिर टीका बोलते हैं? बताइए, वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगी? जो रोग वाहक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोग वाहक वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, रोगजनक किसको कहते हैं? जिससे रोग उत्पन्न होता है, लेकिन रोग एक से दूसरे में फैलाने वाले को क्या कहेंगे? हम वेक्टर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक संक्रामक प्रोटोजुआ रोग है। बताइए, इनमें से प्रोटोजुआ से कौन सा रोग होता है? अमीबी पेचिस होता है, उपदंस होता है, हैजा होता है, या फिर दरांती कोशिका अरक्तता होता है? बताइए क्या होता है? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर मतलब एक संक्रामक प्रोटोजुआ रोग जो होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें अमीबिये पेचिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबिये पेचिस होता है। इसमें क्या होता है? मल करते समय इसके साथ क्या होता है? मल के साथ रक्त भी आता है। इसमें क्या होता है? मल के साथ रक्त आना। ठीक है, मल के साथ रक्त आना ये क्या है? ये अमीबी पेचिस का कारण है ना। अमीबी पेचिस में क्या होता है? मल के साथ क्या आता है? रक्त आता है, और ये एक किसके कारण होता है? तो प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमीबी पेचिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से बताइए, इनमें से कौन सी एक प्रकार की बीमारी है जो हमेशा एक खास लोगों के मौजूद में होती है? बताइए, स्थानिक बीमारी है, या फिर महामारी है, या फिर महामारी विज्ञान, या फिर महामारी? 2 जगह लिख दिया। बताइए कि एक क्या बोल रहा है कि इनमें से एक प्रकार की बीमारी है जो हमेशा एक खास लोगों में मौजूद हो रहती है। तो ऐसी खास लोगों में होती है, ऐसी बीमारी को हम स्थानिक बीमारी कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी बीमारी को हम स्थानिक बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये एक खास जगह पर होती है, खास लोगों में होती है ना। तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे? स्थानिक बीमारी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी पाजी, या फिर एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है, या मसूड़े में सूजन? बताइए। देखिए विटामिन बी जो बोले तो ये विटामिन जो बी है ये किस में? तो ये जल में घुलनशील होता है। ये किस में है? तो जल में घुलनशील विटामिन है ना। जल में घुलनशील विटामिन है ये। ठीक है,
जल में घुलनशील विटामिन है। और ये बी जो विटामिन B1 है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी जो है, इससे ये रोग हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से किस समूह की कमी त्वचा को प्रभावित करती है। बताइए इनमें से के हमारे पोषक तत्वों में इनमें से किस चीज़ की कमी हो जाएगी जिसके कारण से क्या हो जाएगा कि हमारी त्वचा प्रभावित होगी। बताइए किस समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है। राइबोफ्लेविन, नियासिन या पाइरोडॉक्सिन या पैंथेनिक एसिड या फिर इधर से आयरन, आयोडीन, जिंक, पोटेशियम या फिर विटामिन के, कैल्शियम, फ्लोरीन और कॉपर या फिर इन तीनों की कमी से ही। तो देखिए इनमें से कौन सा, तो इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसकी कमी से हमारी त्वचा खराब होती, प्रभावित होती। तो एक है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन के कारण। फिर दूसरा है नियासिन, फिर पाइरोडॉक्सिन और पेंटाथेनिक एसिड। ये सब किससे हैं, तो बी ग्रुप से संबंधित हैं। ये किस समूह से हैं, बी समूह, मतलब विटामिन बी समूह से संबंधित हैं ये। और इन सभी के कारण क्या होती है, हमारी त्वचा को प्रभावित किए होते हैं। इन सभी के कारण हमारी क्या होती है, त्वचा प्रभावित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन डी की कमी को जन्म दे। बताइए अगर विटामिन डी की कमी है तो कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स होता है, गठिया होता है या फिर हर्निया हो जाता है। तो देखिए विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सनलाइट से प्राप्त होता है ना। सनलाइट से हमारे अंदर जो वर्णक होता है वो फिर क्रिया करता है और विटामिन डी बनाता है। जो हार्मोन रहते हैं वो सनलाइट से क्रिया करके हमारे अंदर विटामिन डी बनाते हैं। और विटामिन डी की जो कमी होने से क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। इसे सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संक्रामक रोगों को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जाता है। बताइए जो गैर संक्रामक रोग होते हैं उनको सबसे अच्छी तरीके से कैसे परिभाषित करते हैं। जो सभी रोग जो माँ से बच्चों में फैल जाते हैं उन्हें गैर संक्रामक रोग कहते हैं। या बुढ़ापे में सारे रोग जो होते हैं वो गैर संक्रामक रोग होते हैं। या कुपोषण से होने वाले रोग गैर संक्रामक रोग होते हैं। या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो एक से दूसरे में फैलते हैं और संक्रमण करते हैं। ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहा जाता है। अब ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अब इसी तरीके से वो बोल रहा है कि गैर संक्रामक रोग कौन से होते हैं। तो जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं तो ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे रोगों को हम कौन से रोग कहते हैं, तो गैर संक्रामक कहते हैं। तो इनमें से कोई से नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सभी रोग जो एक वाहक रोग जनक के कारण नहीं फैलते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ही गैर संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटी बूंद का संक्रमण है। बताइए एक छोटी बूंद का संक्रमण है। सामान्य जुखाम, धनुस्तंभ या फिर उपदंश या फिर हैजा। बताएं क्या है एक छोटी बूंद का संक्रमण। तो एक छोटी बूंद का संक्रमण किसको कहा जाएगा, सामान्य सर्दी जुखाम को, है ना। किसको बोला जाएगा, सामान्य सर्दी जुखाम को एक छोटी बूंद का संक्रमण कहते हैं ना। एक सर्दी जो इसके अलावा सर्दी वगैरह हो जाती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, तो उसको हम छोटी बूंद का संक्रमण कहते हैं, ठीक है। सर्दी जुकाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों को जन्मजात रोग भी कहते हैं। बताइए इनमें से किन रोगों को हम जन्मजात रोग कहते हैं, जो अधिग्रहित होते हैं या फिर संक्रमित होते हैं, असंक्रमित होते हैं या फिर जन्मजात होते हैं। अधिग्रहित मतलब कि कहीं से लिए गए हैं, फिर संक्रमक मतलब कि संक्रमण से होने वाले रोग, और असंक्रमण मतलब कि जिनको एक दूसरे से नहीं फैलते हैं वो वाले रोग, या फिर जन्म से जो रोग हमारे अंदर आते हैं उनको जन्मजात कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, जो जन्मजात रोग किसको कहते हैं, जो जन्म से हमारे
है ना, जन्म से ही हमारे साथ होते हैं। जन्म से जो रोग आते हैं, जन्म से जो रोग आते हैं वही क्या कहते हैं, जन्म से जो रोग आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्मजात रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम और आराम और नींद बताइए किसके अंग, मतलब कि इसके किसके अंग हैं, स्वच्छता के या सामाजिक स्वच्छता के, व्यक्तिगत स्वच्छता के, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साफ सफाई रख रहे हैं, शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और नींद ले रहे हैं, ये सब किसके अंग हैं, स्वच्छता के अंग हैं या सामाजिक स्वच्छता के या व्यक्तिगत के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत, क्योंकि हम खुद ही सोते हैं, है ना, हमारा आराम करना ये भी हमारा व्यक्तिगत काम है, और हमारे जो हम योगा वगैरह करते हैं ये भी हमारा व्यक्तिगत काम है, साफ़ सफाई करते हैं ये भी व्यक्तिगत, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा एक जो है जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। एड्स नहीं है, डेंगू नहीं, मतलब कि डेंगू नहीं है, खसरा नहीं है, या ऊपर के सभी कोई से ही नहीं है। बताइए कि जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है, बताइए इनमें से कौन सा रोग जो है वो जीवाणु से नहीं होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा रोग है, ये सभी रोग जो हैं वो जीवाणु से नहीं होते हैं। ये सभी रोग किससे नहीं होते हैं, जीवाणु से नहीं होते हैं। ठीक है, एड्स तो किससे होता है, वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। एड्स किससे होता है, HIV वायरस से होता है, और इसको क्या कहते हैं, मम्स कहा जाता है। ठीक है, खसरा को हम क्या कहते हैं, मम्स कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर के सभी जो हैं वो जीवाणु से नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व 1 मार्च को, 7 अप्रैल को, 6 अक्टूबर को, या फिर 10 दिसंबर को कब मनाया जाता है। बताएं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च, 7 अप्रैल, या फिर 6 अक्टूबर, या फिर 10 सितंबर, बताएं कब मनाया जाता है। तो देखें जो एक विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इस दिन क्या हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी ना, WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्वस्थ आदत है। बताइए इनमें से एक कौन सी अस्वस्थ आदत है, खाना बांटना, दिन में 2 बार नहाना, उबला हुआ पानी पीना, या फिर बिना हाथ धोए भोजन करना। बताइए इसमें से अस्वस्थ आदत कौन सी है। देखिए अस्वस्थ आदत कौन सी है, तो खाना बांटना कोई अस्वस्थ आदत नहीं है, दिन में 2 बार नहाना भी अस्वस्थ आदत नहीं है, उबला पानी पीना अस्वस्थ आदत नहीं है, लेकिन बिना हाथ धोए क्या है, हाथ धोए भोजन करना क्या होती है, अस्वस्थ आदत होती है। ये कौन सी है, अस्वस्थ आदत है। तो बिना हाथ धोए भोजन करना अस्वस्थ आदत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिना हाथ धोए भोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग को साल्मोनेला एंटेरिका, है ना, साल्मोनेला एंटेरिका या सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाता है, साल्मोनेला नेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी कहा जाता है। तो आंत्र ज्वर को कहा जाता है, मलेरिया को कहा जाता है, दस्त को कहा जाता है, या फिर पीले बुखार को कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाता है। तो देखिए इसमें से साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी जो रहता है किस रोग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टाइफाइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टाइफाइड को कहा जाता है। और टाइफाइड क्या होता है, तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो रहता है वो क्या कहलाता है, आंत्र ज्वर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये किसका नाम है, टाइफाइड का नाम है ना, टाइफाइड।
ठीक है, टाइफाइड का नाम है और ये किससे संबंधित है, आंत्र ज्वर से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंत्र ज्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए, संदूषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि कीट के काटने से कीटाणुओं में प्रवेश से संदूषण होता है, या किसी जानवर को के काटने से कीटाणुओं में प्रवेश से संदूषण होता है, या पीने के पानी या खाने योग्य खाद्य पदार्थों के कीटाणु से प्रवेश के कारण संदूषण होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताए, संदूषण के बारे में बताना है कि इनमें से संदूषण किसको कहा जाएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि इनमें से संदूषण किसको कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से संदूषण किसको कहा जाएगा, जो पीने योग्य पानी होता है वो है ना, क्या कहते हैं, संदूषण के बारे में सत्य पूछना है ना। तो देखिए पीने के पानी या फिर खाने योग्य भोज्य पदार्थों में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण संदूषण होना ही क्या कहलाता है, संदूषण कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है। हेपेटाइटिस वायरस का संचरण का मुख्य कारण इनमें से कौन है। मच्छर का काटना, दवा सुई साझा करना, दूषित पानी, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताएं, हेपेटाइटिस वायरस का संचरण किसके कारण होता है। मच्छर के काटने से, दवा सुई साझा करने से, दूषित पानी पीने से, या ऊपर से सभी। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दवा सुई साझा करने से क्या होता है, हेपेटाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है, दवा सुई साझा करने से होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, वायरस, तो दवा सुई साझा करने से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। बताइए कौन सा रोग जो है जीवाणु से नहीं होता। आंत्र ज्वर, पोलियो, क्षय, या ऊपर के सभी जो है जीवाणु से नहीं होते हैं। बताइए कौन सा रोग जो है जीवाणु से नहीं होता है। तो देखिए जीवाणु से कौन सा रोग नहीं होता है, तो पोलियोमेलाइटिस जो होता है वो किससे नहीं होता है, तो ये पोलियोमेलाइटिस वायरस से होता है, ना कि जीवाणु से। तो बाकी आंत्र ज्वर जो टाइफाइड है वो भी जीवाणु से होता है, टीबी भी जीवाणु से होता है, लेकिन पोलियो जो है वो जीवाणु से नहीं होता है। अभी तक अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो सभी लोग, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लास को अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आप सभी के पास 20 सेकेंड्स हैं, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हम फिर अगली क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कराते हैं। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप आप सभी ने क्लास को शेयर ज़रूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। टीकाकरण आवश्यक है, संतुलित आहार आवश्यक है, व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक है, या फिर ऊपर के सभी आवश्यक है। बताइए अगर स्वस्थ व्यक्ति के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसको टीकाकरण भी होना उसका आवश्यक है। ठीक है, उसको बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार लेना भी आवश्यक है, उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता रखना भी आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छूत की बीमारी का मुख्य कारण क्या है, जो कि एक दूसरे से मतलब कि टच करने से फैलती है। उस बीमारी का मुख्य कारण क्या है, दूषित वायु है, दूषित खाना है, खराब स्वास्थ्य स्थिति है, या ऊपर से के सभी इसमें आंसर हो जाएगा। बताइए कि टचिंग जो डिसीज़ होती हैं वो कौन, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो जो दूषित मतलब छूत की जो बीमारी होती हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो उसका मुख्य कारण होता है दूषित वायु भी होता है, दूषित खाना भी होता है, खराब स्वास्थ्य स्थितियां भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NRHM किस वर्ष शुरू हुआ था। NRHM जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कौन सा है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। बताइए किस वर्ष आया था? 2005 में आया था, 2008 में आया था, 2004 में आया था या फिर 2007 में आया था? बताइए कब आया था। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि ये मिशन जो है कब आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2005 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICDS का अर्थ क्या है? बताइए ICDS का अर्थ क्या है? ICDS का अर्थ क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसका इंग्लिश में नाम है। हिंदी में बताइए। समेकित बाल विकास योजना, भारतीय बाल विकास योजना, बाल विकास सहायता को एकीकृत करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICDS का फुल फॉर्म है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो मतलब कि इंटीग्रेटेड मतलब समेकित, चाइल्ड मतलब बाल, डेवलपमेंट मतलब विकास और स्कीम मतलब योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ए हो जाएगा, समेकित बाल विकास योजना। क्या हो जाएगा? समेकित बाल विकास योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ICDS का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि NHN बताइए कि NRHM, ठीक है, बताइए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किसको कवर करता है? ग्रामीण आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना इसका कार्य है, या स्वास्थ्य देखभाल के में अंतराल को पढ़ना, या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेंद्रीकृत योजना को सुगम बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या है? NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 2005 में आया था। और ये क्या है? इसके अंतर्गत क्या कार्य कराया जाता है? ये किसको कवर करता है? बताइए। सभी लोग आंसर लगाएंगे, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। सभी लोग आंसर लगाते हुए ज़रूर चलेंगे साथ साथ में। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं, इन सभी स्कीमों को ये क्या करता है? इन सभी स्कीमों को कवर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ इसका राइट, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? बताइए। जननी सुरक्षा योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? कि प्रजनन दर में कमी लाना, या जन्म की दर में कमी लाना, या फिर MMR में कमी लाना मतलब मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किस में कमी लाना इसका जननी सुरक्षा योजना का जो है प्राथमिकता है? कि प्रजनन दर में कमी लाएं, जन्म दर में कमी लाएं, या फिर मातृ मृत्यु दर मतलब कि MMR जो होता है, एक सेकेंड रुकें, MMR है ना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। तो बताइए, तो जननी सुरक्षा योजना का क्या काम है? कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। किसमें? मातृ मृत्यु दर मतलब MMR में कमी लाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि NFRSH, ठीक है, क्या है? NFHS, बताइए इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रीय पूर्ण स्वास्थ्य स्थिति, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, या फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य स्थिति, या इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका इंग्लिश में नाम है। तो हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए, N फॉर नेशनल है ना, फैमिली, और H फॉर हेल्थ और सर्वे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो हिंदी में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका?
NFHS का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल आंसर लगाते हुए चलें। आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइए कि आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हैं और आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। ज़रूर आप क्लास कैसी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत में किस वर्ष लागू हुई? 2002 में, 2001 में, 2007 में या फिर 2013 में? बताइए कब लागू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? तो देखिए, भारत में स्वास्थ्य नीति जो है कब लागू की गई थी? तो 2002 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 2002 में लागू की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वो वर्ष 2002 में लागू की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है किस वर्ष लागू की गई थी? 2001, 2005, 2012 या फिर 2000? बताइए कब लागू की गई थी? भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2001, 2005, 2012 या फिर 2000? तो देखिए, इसमें कौन सी नीति पूछी थी? तो इसमें पूछा था हमसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पूछी थी, तो 2002 में लागू की गई थी। लेकिन इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 में लागू की गई थी। कब की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 में लागू की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि RCH का अर्थ क्या है? बताइए, RCH का अर्थ क्या है? प्रजनन और बाल स्वास्थ्य इसका मीनिंग है, या प्रजनन बाल स्वास्थ्य, या फिर बाल गृहों पर शोध करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? RCH का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RCH का फुल फॉर्म होता है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य होता है ना। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य जो है इसका फुल फॉर्म है ना। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य जो है इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, RCH का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम। अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, क्लास को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बताइए कि NRHM, ठीक है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मजबूत करना चाहता है। बताइए किसको? निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करना चाहिए, या फिर सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली दोनों को, या सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए NRHM जो है किसको मजबूत करना चाहता है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किसको करना चाहता है? तो जो सार्वजनिक देखभाल प्रणाली है इसको क्या करना चाहता है? मजबूत करना चाहता है। किसको मजबूत करना चाहता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जो है इसको मजबूत करना चाहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? तो किस वर्ष? 1992 से 93, 97 से
97 से लेकर 98 में, या फिर 2005 से 6, या 2012 से 2013। बताएं कब चालू किया गया था। प्रजनन और स्वास्थ्य किस वर्ष लागू किया गया था। तो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य जो है किस वर्ष लागू किया गया था, 1997 से लेके 1998। कब, 1997 से लेके 1998 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1997 से लेके 1998। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97 से 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहत्ता का तात्पर्य है, बताइए बृहत्ता का तात्पर्य किससे है। तृतीय पक्ष प्रभाव से, समावेशी विकास से, या फिर सामाजिक बहिष्कार से, या इनमें से कोई नहीं। बताएं बृहत्ता का तात्पर्य किससे है। बृहत्ता का तात्पर्य किससे है, बताएं। तृतीय पक्ष प्रभाव से है, या फिर समावेशी विकास से है, सामाजिक बहिष्कार से है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी, मतलब कि तृतीय पक्ष प्रभाव जो होता है उससे संबंधित होता है। बृहत्ता किससे संबंधित है, तो तृतीय पक्ष प्रभाव से संबंधित है। तृतीय पक्ष प्रभाव से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय पक्ष प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QAL बाय, मतलब क्वेली का अर्थ क्या है। क्वेली का अर्थ क्या है, गुणवत्ता समायोजित जीवन वर्ष, या फिर है ना मात्रा समायोजित जीवन वर्ष, या फिर गुणवत्ता मान्यता प्राप्त लंबे युवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेली का फुल फॉर्म क्या है, बताइए क्वेली का मतलब क्या है, बताएं। सभी लोग आंसर लगाएंगे क्वेली का मतलब क्या होगा। तो देखिए क्वेली का अगर हम मतलब देखें तो क्वेली का मतलब क्या होगा, तो क्वेली का मतलब गुणवत्ता समायोजित जीवन वर्ष। क्या है, गुणवत्ता समायोजित जीवन वर्ष क्वेली का मतलब होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि गुणवत्ता समायोजित जीवन वर्ष जो रहता है क्वेली का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्वेली का फुल फॉर्म गुणवत्ता समायोजित जीवन वर्ष इसका फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष प्रति 1000 लोगों की मृत्यु की संख्या का अर्थ क्या है। बताइए इनमें से किसकी, देखिए प्रतिवर्ष प्रति 1000 लोगों की मृत्यु की संख्या का अर्थ क्या है। जन्म दर, या फिर शिशु दर, या मृत्यु संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें बच्चे के बारे में नहीं पूछा है तो हम शिशु मृत्यु दर कह ही नहीं सकते। और प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने की संख्या को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु दर आ जाएगा ना। मृत्यु संख्या जो लिखी है मतलब मृत्यु दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, मृत्यु दर इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर मृत्यु दर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जन्मों में व्यक्ति जन्म और ठीक 5 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है। जन्मों में व्यक्ति जन्म और ठीक 5 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है। जन्म दर है, 5 वर्ष मृत्यु के तहत, या मृत्यु संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जन्मों में व्यक्ति जन्म और ठीक 5 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाए। देखिए 5 वर्ष तक के बीच की आयु में मृत्यु होना क्या कहलाता है, बताइए। तो देखिए 5 वर्ष की आयु में जो मृत्यु हो जाती है उसको क्या कहते हैं, तो मृत्यु दर कहा जाता है। लेकिन 5 वर्ष की आयु की मृत्यु का पूछा है तो ये 5 वर्ष की आयु की मृत्यु की दर क्या कहलाएगी, तो बाल मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है, बाल मृत्यु दर कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बाल मृत्यु दर हो जाएगा। ठीक है चलिए 5 इसमें लिखा है 5 से, है ना, 5 वर्ष से कम, तो इसमें ये बाल मृत्यु दर आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या, अब इसमें जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं कि जनसंख्या में प्रजनन आयु की प्रति 1000 महिलाओं पर मातृ मृत्यु की संख्या आमतौर पर 15 से लेकर 44 वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, बताइए।
जनसंख्या में प्रजनन आयु के प्रति 1000 महिलाओं की मातृ मृत्यु संख्या क्या कहलाती है? MMR कहलाती है, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जनसंख्या में प्रजनन आयु के प्रति 1000 महिलाओं की मृत्यु क्या कहलाएगी? तो मातृ मृत्यु दर कहलाती है, MMR कहलाती है ना, मातृ मृत्यु दर कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृ मृत्यु दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जन्म और ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की प्रायिकता प्रति 1000 जीवित जन्मों में व्यक्त की जाती है। बताइए किस में की जाती है ना? जन्म दर में की जाती है, या मृत्यु दर में की जाती है, या फिर मृत्यु संख्या में की जाती है, शिशु मृत्यु दर में की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। बताएं आंसर क्या हो जाएगा? कि जन्म और ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच की जो मृत्यु होती है वो क्या कहलाती है? तो देखिए, जन्म से 1 वर्ष के आयु के बीच की जो मृत्यु दर होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, जन्म और ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की प्रायिकता 1000 जीवित बच्चों पर क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती। क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 मानव जो मितीय संकेतकों के संदर्भ में मापी गई बाल पोषण स्थिति इनमें से क्या है? बताएं। 3 मानव मितीय संकेतकों के संदर्भ में मापी गई बाल पोषण स्थिति इनमें से है स्टंटिंग बोलेंगे, बेस्टिंग और कम वजन, या मृत्यु दर, रुग्णता और कम वजन, या फिर बॉडी मास इंडेक्स, रुग्णता निर्भरता अनुपात, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 3 मानव मितीय संकेतकों के संदर्भ में मापी गई जो बाल पोषण स्थिति है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे स्टंटिंग, बेस्टिंग और कम वजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टंटिंग, बेस्टिंग और कम वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए जीवन शैली रोगों का उदाहरण है। बताइए जीवन शैली रोगों का उदाहरण है क्या है? कि कैंसर है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, या फिर बुखार है। बताएं जीवन शैली रोगों का उदाहरण है, इनमें से कौन जीवन शैली रोगों का उदाहरण है? कैंसर, मलेरिया, चिकनगुनिया, या फिर बुखार। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन शैली रोगों का उदाहरण किस प्रकार के रोगों का? तो कैंसर का। किसका उदाहरण है? कैंसर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कैंसर का उदाहरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे। ठीक है, और पसंद आ रही है क्लास तो लाइक भी कर देंगे। बताएं RSB बाय। बताएं RSB बाय का फुल फॉर्म क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभार्थी युवा, राष्ट्रीय स्वयं लाभार्थी युवा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसका नाम है ना। RSBI का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस या फिर सिक्योरिटी योजना। ठीक है, स्कीम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा क्या है? बताइए आशा क्या है? आंगनबाड़ी संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। बताएं आशा क्या है?
अतिरिक्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, या फिर अतिरिक्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताइए क्या है, आशा क्या है, अतिरिक्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता। तो देखिए आशा क्या है, आशा एक क्या है, तो जो मान्यता प्राप्त एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। आशा एक क्या है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए संचारी रोगों का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक संचारी रोग का उदाहरण है। बताएं, सभी लोग बताएंगे संचारी रोग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। दिल का दौरा पड़ना, मधुमेह, रक्तचाप या फिर डेंगू। बताएं संचारी जो रोग है वो कौन सा है। तो देखिए संचारी रोग इसमें से कौन हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा इसमें से ना, डेंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू एक क्या है, संचारी रोग है ना, डेंगू एक क्या है, संचारी रोग है। ठीक है, एक दूसरे से फैलने वाला रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए केरल में सरकारी सेवा में तृतीय देखभाल किन संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती है। बताएं केरल में जो सरकारी सेवा में तृतीय देखभाल किन संस्थानों में के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो बताएं मेडिकल कॉलेज अस्पताल, या फिर जिला अस्पताल, या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या फिर तालुक अस्पताल। बताएं केरल में सरकारी सेवाओं में तृतीय देखभाल किन संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माध्यम से। किसमें, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केरल में उपसामक देखभाल नीति किस वर्ष में लागू हुई थी। बताएं केरल में उपसामक देखभाल जो नीति है वो किस वर्ष में लागू की गई थी। तो 2009 में की गई थी, 2013 में, 2003 में, 2008 में। बताएं कब की गई थी। तो देखें केरल में उपशामक देखभाल नीति जो है किस वर्ष लागू की गई थी। तो वो किस वर्ष, 2008 में लागू की गई थी। कब की गई थी, 2008 में लागू की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आयाम हैं। बताएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आयाम कौन से हैं। स्वास्थ्य संवर्धन, रोग प्रतिरक्षण, या फिर पुनर्वास, या फिर सबसे ऊपर। बताएं क्या थी। तो देखिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के आयाम होते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के आयाम उनमें मतलब कि ये जो कौन कौन से होते हैं। तो ये सभी जो हैं इसके स्वास्थ्य के आयाम हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संवर्धन हो, रोग प्रतिरक्षण हो, या पुनर्वास हो, ये सभी क्या हैं। तो ये सभी जो हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आयाम हैं। चलिए बताइए किस एजेंसी ने स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक पूर्ण स्थिति और न कि केवल बीमारी या बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। बताइए कि जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक पूर्ण स्थिति और ना कि केवल बीमारी या बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। यूनिसेफ ने, या फिर WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, या फिर एशियाई विकास बैंक ने। बताइए किसने किया था। बताएं तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO। किसने किया था, WHO ने किया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, WHO। ठीक है, WHO इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चर HDI का घटक नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा चर जो है HDI का घटक नहीं है। जीवन प्रत्याशा, या ज्ञान तक पहुँच, या शिशु मृत्यु दर, या फिर सभ्य जीवन स्तर। बताएं कौन सा HDI घटक नहीं है। इसमें से HDI घटक इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए HDI घटक कौन सा नहीं है, IMR कौन सा नहीं है, IMR जो है इसमें तो कौन सा नहीं है, शिशु मृत्यु दर जो है HDI का घटक नहीं है, HDI का घटक नहीं है। जबकि जीवन प्रत्याशा घटक है, ज्ञान तक पहुँच भी है, और सभ्य जीवन स्तर भी इसका घटक है, लेकिन शिशु मृत्यु दर इसका घटक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रति वर्ष प्रति हजार जो जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या बताइए। देखिए प्रति हजार बच्चों जीवित जन्मों पर, ठीक है, प्रति हजार बच्चों पर जीवित जन्मों की जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, या फिर शिशु मृत्यु दर कहेंगे, मृत्यु संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जन्मों की संख्या पूछा है तो इसको हम क्या बोला जाता है, जन्म दर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जन्म दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग, जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं वो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है। तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण कौन सा है, हृदय शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर प्रबंधन, या उपरोक्त सभी। बताएं तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण क्या है, इनमें से तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण क्या है। तो देखिए तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण इसमें से क्या है, तो ये सभी जो हैं तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के उदाहरण ये सभी हैं, चाहे वो हृदय शल्य चिकित्सा हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, कैंसर प्रबंधन हो, ये सभी क्या है, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वास्थ्य विरोधाभास संदर्भित करता है। बताएं स्वास्थ्य विरोधाभास संदर्भित किसको करता है, उच्च मानव विकास के साथ उच्च आय को, उच्च मानव विकास के साथ कम आय को, उच्च रुग्णता के साथ कम मृत्यु दर को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि स्वस्थ विरोधाभास संदर्भित करता है, स्वस्थ विरोधाभास संदर्भित किसको करता है। तो स्वास्थ्य विरोधाभास संदर्भित किसको करता है, तो उच्च रुग्णता के साथ कम मृत्यु दर, किसको, उच्च रुग्णता के साथ कम मृत्यु दर, है ना, उच्च रुग्णता के साथ कम मृत्यु दर को स्वास्थ्य विरोधाभास क्या करता है, संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NRHM, ठीक है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या फिर राष्ट्रीय दूरस्थ स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NRHM का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है इसका फुल फॉर्म है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है इसका फुल फॉर्म है, किसका, NRHM का फुल फॉर्म है। चलिए तो इस तरीके से आपकी क्लास कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाते समय ज़रूर लिखकर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके भी जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और क्लास को शेयर करना ना भूलें ना। क्लास को जाते समय भी एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करके ज़रूर जाएंगे। इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट सेकंड था, ये सेकंड सेट था। अगर आपको अभी तक आपने पहला सेट इसका नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर और आप प्रैक्टिस सेट 1 देख सकते हैं। टॉप 100 वाले क्वेश्चंस का जो एक हमने बना रखा है ग्रुप, उसमें जाकर देखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर मिलेंगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने भी बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो हम जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप सभी बिल्कुल रेगुलर हर एक क्लास को देखिए, पूरे क्वेश्चंस को देखिए। आपको पेपर में 155 प्लस क्वेश्चंस जो हैं आपको हमारे इन प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप एक भी क्लास मत छोड़िए, हर एक क्लास के हर एक क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए और हर एक क्लास को बिल्कुल देखिए। तो आपके पूरे जो क्वेश्चंस हैं 155 प्लस क्वेश्चन आपके ज़रूर ठीक होंगे। तो
आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो आपको रोज़ क्लास मिल जाती है, देखने को मिलती है। तो अभी तक अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, शाम के टाइम 6 बजे आपको मिलती है क्लास, वो वाली क्लास भी देखिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है ये आपको 11 बजे मिल जाती है, तो ये क्लास भी देखें और ये क्लास भी देखेंगे, वो क्लास भी देखेंगे, तो आपकी दोनों क्लास मिलाकर आपको आपके एग्ज़ाम में 175 प्लस क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो हमारी इन क्लासों को आप देखिए। और अभी आप चाहे स्पीड तेज करके देख सकते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल 175 प्लस क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ठीक होंगे। तो देखिए आज हमने जो आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट करा दिए 131 क्वेश्चन। अब इसी के आगे की क्लास जो रहेगी प्रैक्टिस सेट जो आपका थर्ड रहेगा उसमें रहेगी, तो आप वो क्लास भी ज़रूर देखिएगा। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ और अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।